नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति हेलो डॉक्टर आप हर रविवार को देखते हैं 5:30 बजे लाइव सजीव फोन इन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत खास है, तो मैं चर्चा करूं उससे पहले फोन नंबर आपको इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा आज स्टूडियो में विशेष मेहमान के तौर पर कौन मौजूद है तो आपको जल्दी ही फोन भी उठाना पड़ेगा और फोन घुमाकर सवाल भी रखने पड़ेंगे। तो 0755428822 ये नंबर होंगे। अब मैं बताती हूँ कि हमारा विषय क्या रहेगा। दरअसल बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात से करते हैं, जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है और वर्तमान में किया जाएगा और इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े और किया भी जा रहा है। यही कारण है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित हैं। समय पर हर उम्र वर्ग को सुरक्षा का टीका लगाया जा रहा है। हाल ही में 12 से 14 साल तक के बच्चों को जी हां वैक्सीनेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाए हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री देश में सबके लिए स्वास्थ्य इस सपने को पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश के सराहनीय काम किया गया और किया भी जा रहा है सरकार की तरफ से। आइए स्वास्थ्य सुविधाओं, योजनाओं, व्यवस्थाओं, सुधार और आगामी योजनाओं के साथ चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं बता देती हूँ ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो दर्शकों अब आपको पता चल चुका है हमारे साथ अतिथि डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी जुड़े हुए CMHO भोपाल और इनसे हम स्वास्थ्य सुविधाओं और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास सर आपके पास, तो बहुत बहुत स्वागत करने के साथ ही अगर आप इजाजत दें तो सवाल रखती हूँ। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। और बिल्कुल जैसा हम लोग दर्शकों का समय न बर्बाद करें और सबके फायदे की चर्चा शुरू करें। बिल्कुल सही। कोरोना से शुरू करते हैं हम, वो 2 साल कभी ना भूलने वाले दिन। सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह से आपने उस कड़ी चुनौती का सामना किया और किस तरह से हम उस जगह से बाहर आ सके। शायद यही एक कारण है, यही एक सफलता है जो हम तीसरी लहर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर मैं इसको कहूँ तो यह एक सम्मिलित प्रयास था हमारे सभी नागरिकों का, भोपाल वासियों का, भोपाल के सभी शासकीय विभागों का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस हो, नगर निगम हो, महिला बाल विकास विभाग हो, और यहाँ तक कि आपका जो मीडिया है, उनमें सब ने मिलकर एक सम्मिलित प्रयास किया भोपाल को बचाने का, भोपाल की रक्षा करने का, भोपाल वासियों ने कोविड का सामना करने का। और उसी का ये प्रयास है कि कोविड की इस भयावहता को हम पार करके और उसके बाद अब हम फिर से लगभग नियर नॉर्मल जो जीवनचर्या है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि जैसा कि अभी सरकार ने कहा है कि जो 2 मुख्य चीजें हैं, पहली चीज तो कोविड का टीकाकरण, जिसकी आपने सबसे पहले ही चर्चा की कि कोविड टीकाकरण अत्यंत जरूरी है और कोविड टीकाकरण जिन जिन उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है उनका कोविड टीकाकरण, और उसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी तक अगर हम देखें तो सरकार ने लगभग सभी जो प्रतिबंध हैं वो शिथिल कर दिए हैं। अगर करंट हम सिचुएशन देखें तो 2 चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, वो अभी भी सरकार ने शिथिल नहीं की है। तो अगर मैं कहूँगा तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे नागरिकों को और हमारी पूरी की पूरी सरकार को, सरकार के सभी विभागों को, गैर सरकारी संगठनों को और मीडिया को। बिल्कुल, यानी कि अभी भी हम ये मान के चलें कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की जो दूसरी डोज है वो नहीं ली है पहली वैक्सीन के बाद, या उसको डर कह सकते हैं, थोड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मैसेज दे दीजिए, शायद आपकी बात का, प्रभाकर जी की बात का प्रभाव पड़े। मैं जैसा कि हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोगों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि ये जो मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि निःशुल्क उपलब्ध है, वो एज अप्रोप्रिएट, मतलब कि अब अगर हम देखें आज की स्थिति में हमें 12 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, हमें अति आत्मविश्वास में नहीं आना है। भले ही कोविड के केसेस कम हो गए, पर अगर हम समाचार को पर नज़र रखेंगे तो हम देखेंगे कि दुनिया के कई देशों में अभी भी कोविड भयावह रूप से जारी है। और आप जानते हैं कि आज की दुनिया बहुत छोटी है,
आज की दुनिया में चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीटाणु विषाणु हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय नहीं लगता। तो मेरा अनुरोध तो यही रहेगा कि आप पहली चीज तो अगर अभी तक टीका नहीं लगवाया है, पहला टीका तुरंत लगवाएं। अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है, दूसरी टीके के लिए आलस्य ना करें, अवश्य जाएं, अवश्य टीका लगवाएं। और अगर आप प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक प्रिकॉशन डोज जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा था, उसके साथ में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड हमारे जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं उनको लग रहा था, जिसको अब शासन ने यह निर्देश जारी किए हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु व्यय के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवानी है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, और आप ये जानते भी हैं कि कोविड में हमने देखा है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, जो हमारे एक्सट्रीम ऑफ एजेस के लोग हैं, जो कोमॉर्बिड हमारे भाई बंधु हैं, उनको कोविड ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। चाहे हम मॉर्बिडिटी की बात करें यानी रोगग्रस्त होने की, चाहे हम मॉर्टिलिटी की यानी मृत्यु की बात करें, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हुए हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, और जो कोमॉर्बिड है। तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें अति आत्मविश्वास में नहीं जाना है, और चूंकि ये टीका उपलब्ध है, पूरी तरह सुरक्षित है, हम देख चुके हैं करोड़ों लोगों को, लगभग 130 करोड़ डोजेस तो हम अपने हिंदुस्तान में ही लगा चुके हैं, और उनके कोई भी ऐसे बड़े साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिले। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आए, टीका अवश्य लगवाएं, अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को जरूर लगवाएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शब्द जो अभी छेड़ दिया है, लक्षण। आपने जो बात की कि अगर लक्षण, तो बीच में दूसरे डोज के दौरान कुछ लक्षण दिखाई दिए थे सर, शायद यही डर है कि जो प्रिकॉशन डोज के हम क्या प्रिकॉशन डोज हम बूस्टर डोज एक ही बात है? देखिए, एक इसमें तकनीकी एक शब्द का फेर है। पहले ये माना जाता था कि हम जब बूस्टर डोज लगाते हैं तो हम उसी की बजाय, जैसे अगर हमने कोविशील्ड लगवाया तो हम उसकी बजाय कोवैक्सीन लगाते हैं। प्रिकॉशन डोज में हम वही वैक्सीन उपयोग में लाते हैं जिसका पहले 2 डोज हम ले चुके हैं। जी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा टेक्निकल एक फर्क है। बिल्कुल, जो मैंने इस सवाल का आधा जवाब मुझे मिल गया है, आधा जवाब अभी मैं लूंगी आपसे, जो लक्षणों की मैं बात कर रही थी। इसके पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा, जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी पूजा, बहुत बहुत स्वागत है इस हेलो डॉक्टर के इस प्रोग्राम में, और अपना सवाल रखिएगा। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि मैंने दो कोरोना के दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, और जो अब नया बूस्टर डोज निकाला गया सरकार की तरफ से, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए? क्या वो मेरे बॉडी के लिए सही रहेगा लेना, या फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट वगैरह? जी, थैंक यू पूजा। बिल्कुल, आप जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है जानकारी अभी और देनी पड़ेगी दर्शकों को। पूजा जी, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी जो प्रिकॉशन डोजेज हैं वो हम 3 श्रेणी के अपने नागरिकों को दे रहे हैं। पहली श्रेणी है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर, यानी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ता हैं। दूसरे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमने कुछ विभागों को लिया था, जैसे महिला बाल विकास विभाग है, पुलिस विभाग है, नगर निगम है, जो लोग बहुत ही क्लोजली काम कर रहे थे हेल्थ केयर वर्कर्स को। तीसरा जो हमने लिया है, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, वो है हमारे वरिष्ठ नागरिक, यानी कि 60 साल से अधिक उम्र के हमारे वरिष्ठ नागरिक। तो अभी जो प्रिकॉशन डोज है, अभी जो गाइडलाइंस से सरकार के दिशा निर्देश हैं, वो इन 3 वर्गों के लिए है। जैसे जैसे और ज्यादा रिसर्च सामने आती जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो है वो यूनिवर्सल नहीं होती। सही। जैसे जैसे रिसर्च आती जाती है, जैसे जैसे रोग के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिलती जाती है, वैसे वैसे सरकार अधिक आगे के दिशा निर्देश जारी करती जाती है। अगर हमारे आगे दिशा निर्देश आते हैं कि हमें कम उम्र के, कम उम्र वय के लोगों को भी प्रिकॉशन डोज देना है, तो हम उनको भी लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इन 3 वर्गों में नहीं है तो आपको अभी आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई साइड इफेक्ट होगा। आपने देखा है, आपने खुद अगर 2 डोज लगवाए तो आपको खुद ये अनुभव हुआ होगा कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही कम, लगभग नगण्य लोगों में बुखार या कोई उस स्थानीय स्तर पर लालपन वगैरह हो सकता है, अदरवाइज कोई बड़ा साइड इफेक्ट अभी देखने को नहीं आया है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है। बिल्कुल। अब मेरे आधे सवाल का जवाब आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि लक्षणों की बात हुई थी, साइड इफेक्ट्स की बात हुई थी।
स्वास्थ्य विभाग को शहरी क्षेत्र में शायद समझाना, जागरूकता अभियान चलाकर समझाना आसान होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समझाना एक चुनौती होती है। वहां तक जानकारी कैसे पहुंच पाती, कैसे हम लोगों को जो बात अभी आप कह रहे हैं वो आसान भाषा में समझा सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये, जैसा आपने कहा कि हमारे जो ग्रामीण भाई बंधु हैं, आज के ज़माने में वो भी इतने जागरूक हैं। अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट चीज़ें आती हैं वो ग्राम में पहुंचने में कोई समय नहीं लगता। हालांकि ये जरूर है कि चूंकि ग्रामों में अभी भी जनसंख्या का घनत्व कम है, तो लोगों में आपस में जो इंटरेक्शन है वो उतना अधिक नहीं होता। पुराने समय में चौपालें होती थी, वो भी कोविड में लगभग रुक गई। तो आपस में इंटरेक्शन ना होने के कारण एक अनजाना सा भय रहता है। पर निश्चित तौर पर आप देखें कि साथ में गांव के जो हमारे नागरिक बंधु हैं, वो भी आगे आके, अगर हम देखें तो हमारे बेरसिया के कुछ ऐसे गांव थे जो सबसे पहले 100% वैक्सीनेट हो गए। तो और इसके अलावा हमारे बेरसिया और इवन हुजूर तहसील के कुछ ऐसे गांव थे जो कोविड के दौरान, जब भोपाल में लगातार कोविड के केसेस देखने को मिल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को अपने क्षेत्र में ही रखा और अपने आप को सुरक्षित रखा, जिसके कारण अगर हम देखें तो प्रिडोमिनेटली भोपाल में शहरी क्षेत्र में कोविड के केसेस देखने को मिले, हमारे जो ग्रामीण भाई बंधु थे वो सुरक्षित रहे। तो मैं तो इसकी भी अगर देखी जाए तो एक तरह से इसका श्रेय हमारे ग्रामीण भाई बहनों को ही देना चाहूंगा कि उन्होंने वक्त की नजाकत को पहचाना, उन्होंने अपने आप को सीमित रखा अपने ग्राम में, अपने जनपद में, और वो उससे कोविड से बचे। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन आया तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से वैक्सीनेशन करवाया कि वो लोग वैक्सीनेशन के बाद जब दूसरी लहर या दूसरी लहर आई तब भी अधिक पीड़ित नहीं हुए। क्या बात है। अब चूंकि आप धरातल पर सच्चाई को जानते हैं, शायद ये बात इसलिए निकल कर आई कि वो भ्रांति है, कुछ लोगों की वजह से सारे लोगों में ये बोलना चाहिए कि जागरूकता की कमी नजर आई थी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है सर, हम पहले उनका सवाल ले लेते हैं। इटारसी से हमारे साथ ज्योति राम जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। जी ज्योति राम जी, बहुत स्वागत है आपका और सवाल रखिएगा। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार ज्योति जी। सर मेरा सवाल है कि जिन्होंने सेकेंड डोज कुछ कारणवश नहीं लगवा पाए हैं, क्या उनकी बॉडी में फर्स्ट डोज का असर खत्म हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, जैसा हम कहते हैं कि सेकेंड डोज जो है बूस्टर होता है, वो पहले जो डोज है उसकी जो कहना चाहिए उसकी ताकत को और बढ़ाता है। तो पहली चीज तो अगर आप लगवाने से चूक गए हैं सेकेंड डोज, तो अभी तुरंत देर मत करिए, अपना सेकेंड डोज तुरंत जरूर लगवा लीजिए। पहली चीज, डरने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट डोज लगवा लिया है, नहीं लगवा का है किसी कारणवश, कोई भी घर का कारण हो सकता है, तो उससे ये मत कहिए कि सोचिए कि पहली डोज सफिशिएंट है कि नहीं है, आप दूसरा डोज अवश्य लगवा लीजिए। बिल्कुल। थोड़ा सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, प्रदेश में किस तरह से काम कर रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? अगर हम देखें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, वो एक क्वालिटी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज को लोगों के बीच तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम शासन द्वारा शुरू किया गया है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उनमें जो प्रायोरिटी के तौर पर जो हमारे पुराने उप स्वास्थ्य केंद्र थे वो, और उसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो ग्रामीण इलाके को हो चाहे वो शहरी इलाकों को हो, उनको इसमें लिया गया है। जो हमारे ग्रामीण इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी नियुक्ति हुई है। वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है वहाँ के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित है। मूल रूप से वो या तो स्टाफ नर्सेज होती हैं या आयुष चिकित्सक होते हैं, पर उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के लगभग 14 ऐसे मुख्य बीमारियां कह लीजिए या स्वास्थ्य सुविधाएं कह लीजिए, उन पर वहाँ उनको ट्रेन किया जाता है और उसके बाद उनको पदस्थ किया जाता है। तो उप स्वास्थ्य स्तर केंद्र पर, अगर उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हम देखें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और उनके साथ में हमारी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिनको हम ANM कहते हैं, वो मिलकर वो पूरा की पूरा कम्युनिटी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसको संचालित करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन CHOs को या उन जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर उनको ई-संजीवनी के लिए भी ट्रेन किया गया है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो मुख्य जैसे एंटीनेटल चेकअप्स हो गए, चाहे वो छोटी मोटी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर की जांच हो गई, ब्लड शुगर की जांच हो गई, इनकी जांच स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर करके
और चूंकि उनके पास एक टेलर मेड डायग्नोसिस और किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू करना है उसकी जानकारी उनके पास है, तो वो वहीं से उनको प्रारंभ कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो जो हमारे सेंटर से वो हमारे जिला अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, वो जिला अस्पताल से ई संजीवनी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां से वरिष्ठ चिकित्सक उनको गाइड करते हैं। अगर इसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि उनको दूसरे बड़े सेंटर्स, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, वहां भेजा जाना है तो निःशुल्क परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अगर हम देखें तो सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है, और न सिर्फ निःशुल्क, उसके साथ में गुणवत्तापूर्ण भी हो। चाहे वो मेडिसिन हो मुफ्त मिले पर गुणवत्तापूर्ण हो, उनको सुविधाएं मिले वो मुफ्त मिले और साथ में गुणवत्तापूर्ण। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका नाम है दिवाकर तिवारी, पंजाब से जुड़े हैं सर वो हमारे साथ। जी दिवाकर, स्वागत है आपका, और सर से सवाल रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार तिवारी जी। सर मेरा नाम दिवाकर है, मैं पंजाब से हूँ। सर मेरा आपसे सवाल था सर, जो कोरोना की चौथी लहर आ रही है उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सर? देखिए तिवारी जी, ऐसा है कि चौथी लहर आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी तीव्रता से आएगी, वो निर्भर करता है हमारे अपने ऊपर। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने दो चीजों की चर्चा सबसे पहले की। पहली चीज थी कोविड का वैक्सीनेशन और दूसरा था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुरूप व्यवहार। अगर हम पूरी तरह से 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुरूप व्यवहार करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम चौथी लहर को रोक पाएंगे। अगर हम अगर देखें तो हमारे पास अगर हम करेंगे तो हम दूसरी लहर क्यों आई थी, दूसरी लहर आने का मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि पहली लहर के बाद हम लोग जैसे जैसे सरकार ने प्रतिबंध शिथिल किए थे, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, हम लोग अति आत्मविश्वास में आ गए थे कि कोविड अब आके चला गया, अब दोबारा नहीं आएगा। हमने मास्किंग बंद कर दी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, हमने अपने बाजार सारे के सारे भर दिए, हम लोगों ने लोगों की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। तो हम अगर देखें तो दूसरी लहर और तीसरी लहर बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास का या इस भरोसे का था कि अब कोविड आकर चला गया। तो मेरी आपसे यही अनुरोध भी होगा, सलाह भी मान लें कि हम लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुरूप व्यवहार है उसको तब तक न छोड़ें जब तक शासन ये ना कह दे कि हाँ अब इसकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, यानी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमसे जुड़ने के लिए। सर हमारे पास मेल पर एक सवाल आया था। सवाल ये था कि सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अभाव देखने को मिलता है। कई बार डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचता, कई बार वार्ड बॉय की लापरवाही भी देखने को मिलती है। एक हाल ही में खबर ये चली थी कि स्ट्रेचर परिजनों को खुद लाना ले जाना पड़ गया क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं नहीं थी, वहाँ स्टाफ मौजूद नहीं था। अगर इस तरह की परेशानियां झेलता है कोई भी शख्स, कोई भी मरीज है, उसका परिजन, आप तक कैसे बात पहुंचाई जा सकती? कोई टोल फ्री नंबर हो या कोई ऐसा ऐप हो सरकार की तरफ से, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिससे हम तुरंत दर्ज करवा सके जिस भी जगह पर हो? देखिए, जो हम लोग 24/7 पूरा के पूरा प्रशासन हमारे नागरिकों की सेवा के लिए उपलब्ध है। रही बात इसकी सुविधाएं, आप देखेंगे कि सरकार लगातार अपनी सुविधाएं बढ़ाने, सुविधाओं का दायरा बढ़ाने और सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, तीनों चीज़ों पर लगातार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि दायरा बढ़ाकर और उसकी गुणवत्ता पर हम लोग ध्यान ना दें। और गुणवत्ता पर कैसे ध्यान देगा, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे कायाकल्प, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस NQS। तो बेसिकली ये जो हमारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनमें तीनों चीजें अगर हम देखें तो चाहे वो कायाकल्प हो चाहे NQS हो, उसमें सुविधाओं की उपलब्धता, उसके बाद सुविधाओं की अयादगी यानी कि सर्विस डिलीवरी, उसके बाद सुविधाओं का अभिलेखीकरण कि आप जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनको किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है, और उसके साथ में सुविधाएं कितने कम समय में और कितनी अच्छी तरह से दी जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो अब सिर्फ जो मॉनिटरिंग है वो इस चीज की नहीं है कि सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है, सुविधाएं समय पर उपलब्ध हैं कि नहीं, जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, और उन गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का अभिलेखीकरण किया जा रहा है कि नहीं।
तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो सरकार हर एक फ्रंट पर काम कर रही है, और सरकार हम लोगों की मॉनिटरिंग कर रही है, हम अपने नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग के साथ साथ उनको काउंसल भी कर रहे हैं, उनको ये भी बढ़ा रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बड़ी ही जिम्मेवारी का और बहुत ही महत्व का कार्य है, क्योंकि हम लोग लोगों के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे जो भी हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें यह धीरे धीरे सोच आ रही है और बढ़ती चली जा रही है कि हम भी उन्हीं नागरिकों का पार्ट हैं, उन्हीं का हिस्सा है, और उनको गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराना हमारा जिम्मेवारी है। बिल्कुल। अक्सर ये बिल्कुल आम बात है कि एक सुशिक्षित जो चिकित्सक है वो अच्छा इलाज कर पाएगा मरीज का, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। वर्तमान परिदृश्य की भी मैं बात करना चाहूँगी कि झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है सर। कैसे उनको लाइसेंस मिल जाता है, उनको क्यों नहीं कमान कसी जा रही है? ये एक सामान्य सवाल है, लेकिन सवाल गंभीर है। देखिए, जो झोला छाप कहा जा रहा है वो बेसिकली उनको कोई लाइसेंस नहीं रहता, और उनके विरुद्ध बीच बीच में शासन कार्यवाही भी करता रहता है। माननीय न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनके परिपालन में हमारी जो प्रदेश सरकार है उसने भी लगातार मॉनिटरिंग हेतु इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं, और बीच बीच में इस तरह की कार्यवाही भी होती रही है। और इसके दोनों पहलू हैं। मुझे ऐसा लगता है कि झोला छाप शायद इसलिए पनपते हैं उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां पर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से अपनी पैठ नहीं बना पाई हैं। जबकि अगर हम जैसा कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम अपना दायरा बढ़ा लेंगे, हम गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं कोने कोने तक ले जाएंगे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी, और निश्चित तौर पर वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्लस पर इसके साथ साथ हम न सिर्फ झोला छाप, ऐसे सभी स्वास्थ्य जो भी कार्यकर्ता हैं जो बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर डिग्री के काम कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह लगातार कार्यवाही चलती रहेगी। जी। अब प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य को लेकर आपसे जवाब चाहूंगी, चर्चा करना चाहूंगी कि साल 2025 तक देश से पूरी तरह टीबी रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। ये आंकड़े तथ्य बोल रहे हैं, और प्रदेश के देवास जिले के टीबी अधिकारी इसका एक उदाहरण भी है, जो घर घर इस रोग की ट्रैकिंग कर रहे हैं। और साल 2022 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया, उस लक्ष्य में हम कितनी दूर तक आगे बढ़ पाए? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आपने खुद ही अभी उल्लेख किया कि 2025 तक हमें जो उन्मूलन है, क्षय रोग है, उसको उन्मूलन करना है, और उसके लिए लगातार, तो उसके लिए भी अगर हम देखें तो मल्टी स्ट्रेटेजिक एक काम हमारा चल रहा है। पहली चीज़ तो ये है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उस पर क्षय रोगियों की पहचान के बाद फिर उनका गुणवत्तापूर्ण ट्रीटमेंट, और इसके साथ ही साथ सरकार अब जो क्षय रोग के पीड़ित हैं उनको पोषक खाने के लिए वो भी क्या नाम से एक अनुदान भी देती है 6 महीने तक लगातार, जो उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। तो दोनों चीजें, पहली चीज तो जल्दी से जल्दी हम क्षय रोग को पहचान कर सके, इसके साथ में जो क्षय रोगी हैं उनके जो कांटेक्ट में रहने वाले हैं उनका भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन से पहले ये होता था कि हम सिर्फ रोगी का इलाज करते थे, अब हमें रोगी का इलाज नहीं करना है, रोगी का इलाज तो करना ही है, उसके साथ में उसको उपयुक्त पोषण मिले इसका ध्यान रखना है। उसके कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो उसके परिवारजन हो, चाहे उसके पड़ोसी हो, या उसके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, उनकी पहचान करना, उनका उपचार करना, उपचार तो नहीं कहेंगे इसमें, एक तरह से प्रिवेंशन करना, जो प्रिवेंटिव डेज है वो देना। उसके बाद उसको पूरे समय तक, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज शुरू करके उसको छोड़ देना, उसका इलाज पूरा करवाना, पूरा करवाने के बावजूद भी उसको फॉलोअप में रखना। और इस काम में हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। उसमें जो आशाएं, हमारी आशा बहनें गांव में रहती है, उनकी बहुत ही महती भूमिका है, और वो आशाएं उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से इसको निभा रही हैं। उनको जो है हम लोग इंसेंटिव भी देते हैं टीबी के मरीज की पहचान पर, और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम पर भी हम उनको इंसेंटिव देते हैं।
एंड आपने जो बात निकाली है, चूंकि आशा की बात निकली है, तो मैं इस बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। क्या मैं आपको बीच में बिल्कुल, अल्प बिल्कुल। विराम लगा सकती हूँ? बिल्कुल। हमारे साथ इंदौर से कॉलर बिल्कुल, जुड़े, वो बिल्कुल। बहुत देर से वेट कर रही है कि आपसे सवाल रख अरे पाए। उनको तो सबसे पहले लेना है। सपना जी, स्वागत है और सवाल रखिए बिना देर किए। जी सपना जी नमस्कार जी। मैम, अभी कोरोना की चौथी लहर भी आ रही है, तो हम अपने इसको कैसे प्रिकॉशन करें? अपने मतलब जो सुनने में आ रहा है, खबरों में आ रही है कि चौथी लहर भी आने वाली है। अच्छा सर, फिर से वो डर मुझे ऐसा लग रहा है लोगों में बढ़ना शुरू हो चुका है। सपना जी, अभी अगर आप सुन रहे हो तो आपसे ठीक पहले तिवारी जी का भी यही क्वेश्चन था हाँ। पंजाब से, कि चौथी लहर आने की आशंका बलवती हो रही है और हम लोग कैसे बचे। तो निश्चित तौर पर मेरा जवाब वही है, पहले भी जो हम कह चुके हैं, दो चीजें। एक तो हम अपना टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण जरूर करवाएं, जो भी हमें 2 डोज लेना है और प्रिकॉशन डोज लेना है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज, कोविड अनुरूप व्यवहार, यानी कि 2 गज की, जो भी हम कह रहे थे पहले, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। और उसके साथ साथ मैं पहले के कार्यक्रमों में भी एक चीज जरूर कहते रहा हूं कि जब भी आप अपने घर से निकले, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने की का प्रयास करें, तो अपने आप से एक बार जरूर पूछ लें कि क्या मेरा वहां जाना जरूरी है, क्या मेरा भीड़ भाड़ में जाना जरूरी है। और अगर आपको एक भी बार ऐसा लगता है कि मेरा काम बिना बाहर जाए हो सकता है, घर पर रहें, सुरक्षित। लेकिन एक बात आपसे पूछ लेती हूँ, जाना जरूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब प्रदेश सरकार मेले लगा रही है तो उस मेले को घूमना भी तो जरूरी हो जाता है। तो अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना जरूरी हो जाता है, जिस तरह से हमने अभी मेले का लुत्फ उठा रहे हैं पूरे लोग शहरवासी, तो मेले में जाने यानी इस तरह की जगहों पर जाने के लिए भी हमें मास्क लगाकर रखना ही होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सपना। सर, आप आशा कार्यकर्ताओं की चुनौतियां, शायद उनके चैलेंजेस पर आप कुछ जिक्र कर रहे थे। मैं उस समय यही कहना चाह रहा था कि जो हमारे आशा कार्यकर्ता है, वो हमारा एक ऐसा यूनिट है जिन्होंने पूरे की पूरे कोविड काल में इतनी मेहनत की और इतना अच्छी तरह से काम किया है कि निश्चित तौर पर मैं उनको अलग से बधाई देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, तो वो बधाई की पात्र हैं। बिल्कुल। वाकई ये जो आपने बिल्कुल एक सही बात जो छेड़ी कि जो आपसे नीचे के मतलब विभाग के जो लोग होते हैं, दरअसल उनके सामने जो चुनौती आती है वो आपके पास लेकर आते हैं। किस तरह की परेशानियां उनकी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिली और आपने कैसे उसका निवारण किया? देखिए, जो शुरू में जैसा आप कहें, जो प्रथम लहर में जब शुरू हुई थी, तो जो हमारे आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि तेज धूप, उस समय जब जो डर सबके मन में था, वही डर उनके मन में था। हम लोग उनको बूस्ट कर रहे थे लगातार, और उसके बाद वो डोर टू डोर विजिट करके उन्होंने रोगियों की पहचान की। कई बार ऐसा हुआ कि नागरिकों ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया कि आप हमारे घर पे मत आइए, आप लोगों के कारण ही ये हो रहा है। और इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उसी का परिणाम था कि हम लोग उस समय बहुत अच्छी तरह से पेशेंट्स की ट्रैकिंग कर पाए और उनको उपचार उपलब्ध करा पाए। बिल्कुल, तो वाकई वो बधाई की पात्र हैं और शुभकामनाओं की पात्र हैं। शायद इसीलिए आम व्यक्ति सुरक्षित है क्योंकि वो डटी रहे। बिल्कुल। प्रदेश में नवजात शिशुओं की अच्छी देखभाल के लिए अस्पतालों में जो संचालित हो रहे हैं SNCU, मतलब सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी छोटी सी जानकारी कम शब्दों में अगर दे दी जाए। नहीं, बिल्कुल। जो अगर आप देखें तो अब हमारे सभी जिला मुख्यालयों पर, जिला अस्पतालों में स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट या SNCU चालू हो गए हैं, जिसमें ऐसे सभी बच्चे वो जो कहीं पर, चाहे हमारे अस्पतालों में या बाहर दूसरे अस्पतालों में अगर भर्ती हुए हैं, उनको तुरंत स्पेशल केयर की ज़रूरत है, उनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, तो उनको हम भर्ती करके वहाँ पर इलाज देते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि इलाज के लिए उनको लाया जाना और वापस उनको घर तक पहुँचाया जाना पूरी तरह से फ्री है। और एक बार यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हमारी आशा बहनें और जो ANMs हैं, वो ANMs और आशा उनकी घर पर भी जांच करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर वापस रेफर, या अगर वहीं पर वो ठीक है तो उनको स्वस्थ रहने के लिए जानकारी भी देती हैं और काउंसलिंग भी करती हैं। क्या प्रदेश सरकार इन दोनों कुछ नई योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, उसकी नई योजनाएं बना रही हैं जिनके लिए मतलब जो जानकारी जल्दी ही दर्शकों तक पहुंचेगी, आम नागरिकों तक पहुंचेगी, हमारे द्वारा दर्शकों तक और आम नागरिकों तक?
नहीं, जैसा आपने अभी चर्चा की थी टेलीमेडिसिन, हम लोगों ने ई संजीवनी की चर्चा की, वो टेलीमेडिसिन का ही एक रूप है जिसके माध्यम से हमारे जो सुदूर गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित है वो सीधे जिला अस्पताल से जुड़कर और लगातार जो हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, कम वक्त में आपने बहुत सारी जानकारी साझा की सर। इसके लिए दर्शकों की तरफ से, खबर भारत टीम की तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं भी कि इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग हम सबके स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो दर्शकों, जाने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हर रविवार को 5:30 बजे सजीव फोन इन प्रोग्राम होता है हमारा हेलो डॉक्टर। जल्दी ही नए विषय और विशेषज्ञ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी क्रांति प्रिया को यहीं दीजिए इजाजत। लेकिन 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लगातार चल रहा है, तो बच्चों को लेकर जाइए, टीकाकरण करवाइए, खुद सुरक्षित रहिए और बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। इसी के साथ नमस्कार।